सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB मास्टर क्लास। तो आज के लेक्चर में हम लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर कवर करने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक को हम पूरा डिटेल तरीके से कवर करेंगे। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सारी इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर में हम होपफुली कवर करेंगे। तो आई अश्योर यू कि इससे बाहर एग्जाम के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं होगी। सो लेट्स मूव द लेक्चर स्ट्रेट अवे। तो सबसे पहले हमने आपके EVS सिलेबस से माइनिंग एंड इट्स इफेक्ट्स ये वाला टॉपिक कवर किया हुआ है। हमने इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ये वाला टॉपिक किया है। एनिमल एंड बर्ड डाइवर्सिटी हम कर चुके हैं। आज हम लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर कवर करने वाले हैं। एंड होपफुली बाय द नेक्स्ट वीक आपका सारा जो EVS का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको सारी जो PDF है वो फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी हर एक लेक्चर की। सो लेट्स मूव द लेक्चर स्ट्रेट अवे। ओके, सो पहला हम जान लेते हैं कि लैंड यूज क्लासिफिकेशन होती क्या है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं बिफोर वी डाइव डीप इनटू दिस टॉपिक। तो सबसे पहले इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग लैंड बेस्ड ऑन इट्स ह्यूमन यूज एंड इकोनॉमिक फंक्शन। तो जब हम लैंड को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, जब हम सिस्टमैटिकली लैंड को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन ह्यूमन यूज, ठीक है, कि एक ह्यूमन कैसे लैंड को यूज करता है, एक ह्यूमन कैसे लैंड को यूज करता है, उसके बेस पे जब हम सिस्टमैटिकली लैंड को कैटेगराइज करते हैं और उसमें कौन सी इकोनॉमिक फंक्शन परफॉर्म होती है, यानी क्या वो प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती है, तो कौन सी इकोनॉमिक फंक्शन के लिए यूज होता है। तो मोस्टली आपको याद रखना है कि जब हम लैंड को क्लासिफाई करते हैं, लैंड यूज क्लासिफिकेशन मीन्स जब हम लैंड को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द यूज, बेस्ड ऑन द लैंड यूज, उसको हम कहेंगे लैंड यूज क्लासिफिकेशन। ओके, इट इज जस्ट सिंपल। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस लैंड को हमने यहां पर यूज किया रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, ठीक है, रेजिडेंट्स यहां पर बसते हैं तो इसको हम बोलेंगे रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है। अच्छा, इसको कमर्शियल पर्पज के लिए तो ये कमर्शियल लैंड हो गया। यहां पर इस लैंड को हमने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया, इट इज एग्रीकल्चरल लैंड। सिमिलरली फॉरेस्ट लैंड, रिक्रिएशनल लैंड एंड इसी तरह इंडस्ट्रियल लैंड, ठीक है। तो ऐसे करके हमने लैंड को डिवाइड किया बेस्ड ऑन इट्स यूज, ठीक है। अच्छा, इस सारे जो लैंड हम डिवाइड करते हैं, इस सब का पर्पज क्या है, लैंड यूज क्लासिफिकेशन का पर्पज क्या है, हम क्यों लैंड को क्लासिफाई करते हैं, हम क्यों इसको कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन यूज, व्हाट इज द पर्पज। अगर हमको एक बार पर्पज समझ में आ गया तो हमको जो है इस टॉपिक में जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। तो पहले सबसे पहले समझते हैं वाई डू वी डू दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका पर्पस क्या है। सबसे पहला पर्पस है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। लैंड यूज क्लासिफिकेशन हमें प्लानिंग और मैनेजमेंट में हेल्प करता है। व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर पे आप देखिए कि अगर आपको कहीं पे हॉस्पिटल, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है, आपने प्लान किया कि इस कमर्शियल एरिया में आपको कोई हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है। अच्छा, इस हॉस्पिटल को आप ऐसे बनाओगे कि ये जो रेजिडेंशियल एरिया है इसके बहुत करीब हो ये हॉस्पिटल, मतलब ये एक्सेसिबल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 to 15 किलोमीटर ये दूर होना चाहिए इस रेजिडेंशियल लैंड से। तो दैट मीन्स आप बेसिकली इस लैंड यूज मैप का यूज करके आप प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। आप प्लानिंग कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो कि मुझे कौन सी चीज कहां पे रखनी है, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हो आप इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कर सकते हो। अच्छा, ये चीज आप कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये कोई लैंड यूज मैप है 2005 का, ठीक है। आपने इसको कंपेयर किया 2025 के लैंड यूज मैप से, आपको पता चला कि भाई यहां पर जो था ये जो फॉरेस्ट एरिया है ये डिक्रीज हुआ है। 2005 में एग्रीकल्चर लैंड इतनी थी और 2025 में फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चर लैंड जो है इसमें कुछ फॉरेस्ट लैंड भी ऑक्यूपाई हुई है इन 20 ईयर्स में। दैट मीन्स यहाँ पर फॉरेस्ट हमारा जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो ये चीज़ आप मॉनिटर कर सकते हो यूजिंग द लैंड यूज मैप। तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी जो है ये यूज होता है, ठीक है। तो इसके बाद इकोनॉमिक एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, दैट मीन्स आप इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हो। लैंड यूज मैप को आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपली ये है कि फॉर एग्जांपल आप मान के चलो आपको ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है, आपको एक कमर्शियल बिल्डिंग में आपने कोई फैक्ट्री सेटअप की, या मान लो एग्रीकल्चर लैंड में आपने कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है। आपको फैक्ट्री सेटअप करनी है बट आपका यहाँ पर लॉस होगा। लॉस क्या होगा, आपका फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। फूड प्रोडक्शन ऑब्वियसली कम हो जाएगा, बट यहाँ पर इमीडिएट जो टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो इंक्रीज हो जाएगा, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर आप क्या करते हो, इकोनॉमिकली आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो कि ये जो फूड प्रोडक्शन कम हुआ है, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, इसमें से वर्थ इट क्या है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके आपको पता चलता है कि क्या यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करना वर्थ इट है कि नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस। दैट मीन्स लैंड यूज मैप से हम इकोनॉमिक एनालिसिस और बेस्ड ऑन दैट इकोनॉमिक एनालिसिस हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं
लैंड यूज मैप को कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो फॉर एग्जांपल उसको कोई यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है, उसको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो अच्छा कोई प्राइवेट प्लेयर है, अच्छा अभी आप एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ो, कोई प्राइवेट प्लेयर है, उसको इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पर कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो उसको बेसिकली म्यूनसिपैलिटी से उसको परमिशन लानी पड़ती है। एक लेक्चर में हमने पढ़ा था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए उसको म्यूनसिपैलिटी से बेसिकली कुछ परमिशंस लाने पड़ते हैं। तो म्यूनसिपैलिटी पहले चेक करेगा, इस लैंड यूज मैप को देखकर म्यूनसिपैलिटी चेक करेगा कि क्या ये फैक्ट्री सेटअप हो रही है, क्या ये इंडस्ट्रियल जोन में आती है, कहीं ये फॉरेस्ट एरिया का कुछ हिस्सा तो नहीं ले रही है, कहीं ये रेजिडेंशियल एरिया को कोई बेसिकली लैंड ऑक्यूपाई तो नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें बेसिकली म्यूनसिपैलिटी चेक करेगा दैट यूजिंग द लैंड यूज मैप। इसका मतलब है लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए भी लैंड यूज क्लासिफिकेशन जो है इसका यूज होता है। इसी तरह साइंटिफिक एनालिसिस जो है, साइंटिफिक एनालिसिस के लिए भी लैंड यूज क्लासिफिकेशन यूज होती है। कैसे? साइंटिफिकली फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई रिवर बह रहा है, तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप है, ठीक। अब इस इंडस्ट्री का क्या इंपैक्ट होगा इस वाटर बॉडी पे, इस इंडस्ट्री का क्या इंपैक्ट होगा इस वाटर बॉडी पे, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग द लैंड यूज मैप। ये जो लैंड यूज मैप है इसका यूज करके हम इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। बेसिकली दीज आर ऑल पर्पसेस ऑफ लैंड यूज क्लासिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्लानिंग, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इकोनॉमिक एनालिसिस, जो एडमिनिस्ट्रेशन यूज के लिए, साइंटिफिक एनालिसिस के लिए भी हम यूज करते हैं लैंड यूज मैप को। तो अब आपके माइंड में क्लियर है कि हम लैंड यूज क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ठीक है। ये आपका वाई जो है यहां से क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा फैक्ट्स पे आते हैं। कुछ एक दो चीजें आपको याद रखनी है लैंड यूज क्लासिफिकेशन से। पॉइंट नंबर 1 इज, जो इंडिया है बेसिकली, इंडिया में 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन यूज होती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे आपके क्वेश्चन पूछ सकता है वहां से। 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन मीन्स जो इंडिया में लैंड है उसको बेसिकली 9 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज। उसमें 9 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है इंडिया में। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, ये 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन ही क्यों यूज होती है? सबसे पहली चीज, इसको रिकमेंड किया एक कमिटी ने, कमिटी ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स सेटअप इन 1948। इस कमिटी का आपको नाम याद रखना है, कमिटी ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स सेटअप इन 1948। इस कमिटी ने बेसिकली रिकमेंड किया कि इंडिया में 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, लैंड की। अच्छा, ये कमिटी सेटअप की थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, दैट इज MOAFW ने। अच्छा, और आपको याद रखना है करंट जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का यूनियन मिनिस्टर है दैट इज शिवराज सिंह चौहान। ये करंट अफेयर भी आप याद रख लेना। तो बेसिकली 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो है ये क्यों सेटअप की गई इंडिया में, इसी को क्यों फॉलो किया जाता है? तो बेसिकली इन्होंने देखा कि जो इंडिया है पूरा का पूरा, इसमें अगर हम देखेंगे यूज के हिसाब से हम लैंड को 9 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दैट विल बी क्वाइट आइडियल। ये सर्वे के बाद इनको पता चला, जो एक कमिटी सेटअप हुई थी, दैट इज व्हाई वी फॉलो 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, तो मूविंग नेक्स्ट, एक और चीज आपको जाननी है, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, इसका एक डिपार्टमेंट है दैट इज डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये पब्लिश करता है लैंड यूज क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिक्स। अब ये क्या है? ये बेसिकली रिपोर्ट है जो एनुअली पब्लिश होता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अच्छा, इसमें क्या होता है, पहले आपको ये चीज समझनी है, हर साल डेटा अपडेट होता है। अच्छा, आपने लैंड यूज क्लासिफिकेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पाओ, यहाँ पर लैंड यूज क्लासिफिकेशन हो गई और एक मैप ड्रा, अच्छा रेजिडेंशियल में इतना है, इतना लैंड ऑक्यूपाई किया है, एग्रीकल्चर में इतना लैंड ऑक्यूपाई किया है। अब ये हर साल इसमें अपडेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगले साल जो है ये एग्रीकल्चर एरिया बढ़ के इतना हो चुका है, ये कुछ फॉरेस्ट वाला एरिया इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह हो सकता है ये इंडस्ट्रियल एरिया जो है इसने कुछ फॉरेस्ट एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये अगले साल बढ़ चुका है। तो इस चीज़ को अपडेट करने के लिए जो है ये हर साल पब्लिश किया जाता है लैंड यूज क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिक्स, जो एक अपडेटेड रिपोर्ट होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 55.5% फॉरेस्ट एरिया है इस साल, हो सकते हैं अगले साल 55.6% हो अंडर फॉरेस्ट, अगर एफॉरेस्टेशन ड्राइव्स कुछ चलाई हो गवर्नमेंट ने। तो ऐसे करके ये अपडेशन जो है ये कैसे होती है, ये हमें कैसे पता चलती है? थ्रू दिस लैंड यूज क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिक्स, जो बेसिकली पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अच्छा, ये कैसे अपडेट करता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डेटा है बेसिकली ये कहां से लाता है? ये डेटा लाता है जो रेस्पेक्ट टू स्टेट्स होते हैं, जो रेस्पेक्ट टू स्टेट्स के स्टेट एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटीज होती हैं, या स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, या तो स्टेट का स्टेट एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी होगी जो इनको डेटा प्रोवाइड करेगी, या स्टेट डायरेक्टोरेट इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। हर एक स्टेट का ये जो डिपार्टमेंट है ये बेसिकली इस मिनिस्ट्री को डेटा प्रोवाइड करती है, बेस्ड ऑन विच ये अपने डेटा को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आप देखिए, सबसे पहले विलेज लेवल से स्टार्ट होता है।
विलेज लेवल पे बेसिकली पंचायत लेवल पे डेटा कलेक्ट किया जाता है कि फॉरेस्ट एरिया में कितनी चेंज आई है, रेजिडेंशियल एरिया में कितनी चेंज आई है, ये विलेज लेवल से देखा जाता है। विलेज लेवल का हर एक विलेज का डेटा फिर सबमिट किया जाता है सब डिवीजन लेवल पे, सब डिवीजन से होके फिर इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इसको सबमिट किया जाता है। फिर इसी तरह स्टेट लेवल तक जो है इसको सबमिट किया जाता है डेटा को, हर एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट अपनी स्टेट को सबमिट करता है डेटा, और स्टेट से फिर हर एक स्टेट जो है सेंट्रल हेडक्वार्टर जो होता है इनका डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर डेटा को सबमिट करता है, और इसी डेटा को यूज करके फिर ये लैंड यूज क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिक्स जो है वो पब्लिश करते हैं, और इस रिपोर्ट का ये नाम देते हैं लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लैंस। वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लैंस, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इसका नाम है इस रिपोर्ट का। ठीक है, अब आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये है कि इसका जो पहला रिपोर्ट आया था वो आया था 1951 में। ठीक है, और आपको याद रखना है 2021-2022 वाला जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये बेस यही रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट का डेटा, इस रिपोर्ट का लैंड यूज स्टैटिस्टिक जो है वो यूज हुआ था ISFR 2023 में। जो ISFR 2023 हमने पढ़ा है उस ISFR में बेसिकली जो है यूज हुआ है ये वाला रिपोर्ट 2021-2022 वाला रिपोर्ट, याद रखना। मतलब जो लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स ISFR ने दिखाई है वो इसी रिपोर्ट से कॉपी पेस्ट करके दिखाई है, और लेटेस्ट इसके बाद जो रिपोर्ट आया है वो 2023-2024 वाला रिपोर्ट है, जिसको कि पब्लिश किया गया जुलाई 2025 में। और आपको याद रखना है ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसका डेटा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका डेटा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वाली रिपोर्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। तो नाउ मूविंग टू द मेन टॉपिक। अब हमारा जो है मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखो, ये आपने समझ लिया लैंड यूज क्लासिफिकेशन क्या होता है। बेसिकली अभी तक हमने दो चार चीजें सीख ली। सबसे पहले लैंड यूज क्लासिफिकेशन क्या होता है। जब हम लैंड को क्लासिफाई करते हैं, लैंड को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज, उसको हम बोलते हैं लैंड यूज क्लासिफिकेशन। क्यों करते हैं? इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं, प्लानिंग और मैनेजमेंट कर सकते हैं, इससे इकोनॉमिक एनालिसिस दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन इसका यूज करते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस के लिए इसको यूज करते हैं। इंडिया में 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन यूज होती है। इसको रिकमेंड किया है कमिटी ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ने। कब? 1948 में। ये मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये वाली कमिटी। अच्छा, अभी के टाइम पे शिवराज सिंह चौहान जो है वो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, ये हमने देख लिया। अच्छा, फिर ये जो मिनिस्ट्री है ये एक पब्लिश करते हैं रिपोर्ट, हर साल इसको अपडेट करते हैं इस डेटा को, उसके लिए रिपोर्ट पब्लिश करती है लैंड यूज क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये जो पब्लिश होता है ये रिपोर्ट, ये एनुअली होता है। ये डेटा कहाँ से लाते हैं? इनको डेटा प्रोवाइड करते हैं हर एक स्टेट, हर एक रेस्पेक्टिव स्टेट का एक डिपार्टमेंट, दैट इज स्टेट एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी या स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक। अच्छा, इस एनुअल रिपोर्ट का एक नाम दिया जाता है दैट इज लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लैंस। पहला रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 1951 में। अच्छा, 2021-2022 का रिपोर्ट जो है इसी का डेटा यूज किया है ISFR 2023 में। जो सबसे लेटेस्ट वाला रिपोर्ट है वो है 2023-2024 वाला रिपोर्ट, जो कि पब्लिश हुआ है जुलाई 2025 में। अच्छा, और ये प्रोसेस है कि कैसे इस डेटा को कलेक्ट किया जाता है हर साल, जिसको कि इन द फॉर्म ऑफ एनुअल रिपोर्ट फिर पब्लिश किया जाता है। अभी तक हमने ये चीजें सीख ली। अब मूविंग टू द मेन टॉपिक कि बेसिकली जो लैंड यूज क्लासिफिकेशन है जम्मू कश्मीर में, आपको याद रखना है। एक तो ये वाली हो गई जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की क्लासिफिकेशन है, जिसको मैंने आपको बोला इट इज ए 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन। 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो हमारी है, जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटेरियन क्लासिफिकेशन। इट इज बेसिकली, इसको क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन यूज, इसलिए इसको बोला जाता है यूटिलिटेरियन क्लासिफिकेशन। ठीक है, 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो इंडिया में फॉलो होती है। अच्छा, इनमें से किस किस लैंड में कन्वर्ट किया जाता है, किस किस लैंड में कैटेगराइज किया जाता है? सबसे पहले फॉरेस्ट एरिया, हमारी लैंड को कैटेगराइज किया जाता है 9 कैटेगरीज में। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया, area under non-agricultural use, barren and cultivable land, permanent pasture and other grazing land, land under miscellaneous tree crops, cultivable wasteland, fallow lands other than current fallows और net soon area। हम एक एक करके सबको डिटेल तरीके से सीख लेंगे, बट यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये है नेशनल लेवल पे जो क्लासिफिकेशन होती है 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन। बट हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये जो जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली इस यूटिलिटेरियन जो क्लासिफिकेशन है नेशनल लेवल पे 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन, इसको फॉलो करता है, ये इसको भी फॉलो करता है। ठीक है। अच्छा, यूज के लिए यूटिलिटेरियन क्लासिफिकेशन भी फॉलो करता है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये बात आप याद रखना। बट इसके अलावा यहां पर एक और क्लासिफिकेशन फॉलो होती है जम्मू कश्मीर में, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से मुझे लगता है आपके क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस क्लासिफिकेशन का यूटिलाइज करता है यहाँ पर।
जो लैंड क्लासिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं बेसिकली वो उर्दू में है, मोस्टली यहाँ लैंड रिकॉर्ड्स उर्दू में है। तो यहाँ पर जो टर्म्स यूज होती हैं लैंड को जो क्लासिफाई किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड जो है उनके लिए उर्दू टर्म्स है मेनली। तो वो जो है उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक लैंड टाइप है उसको हम बोलते हैं आबीदह, ठीक है, आबादी दह। इसी तरह बंजर, गैर मुमकिन लैंड, शामिलात लैंड, स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, कैश चराई जिसको आप लोग के लिए घास चराई बोलते हो, मिल्कियत जो बेसिकली प्राइवेटली ओन्ड लैंड होती हैं। अच्छा, ये शामिलात ये कम्युनिटी लैंड होती हैं, ठीक। इसी तरह हम सबको एक एक करके देखेंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो होता ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल लेवल पे यही फॉलो किया जाता है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इसको फॉलो करता है, यूटिलिटेरियन क्लासिफिकेशन को। बट यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन है लैंड की, स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन या लोकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लैंड को क्लासिफाई करते हैं इनटू ऑर्चर्ड्स, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, बैरन लैंड, कंडी लैंड, नहरी लैंड, वेट लैंड, बारानी लैंड, करेवाज। इसको भी हम देखेंगे और इन सारी क्लासिफिकेशन को देखकर हम कुछ जो लैंड के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनको देख लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू लैंड यूज क्लासिफिकेशन, उनको भी हम कवर करेंगे। इसके बाद आपका जो ये टॉपिक है ये पूरा का पूरा 100% कवर हो जाएगा और इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की नीड नहीं होगी इसके बाद। सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस लेक्चर एंड ट्राई टू नो कि लैंड यूज क्लासिफिकेशन जम्मू कश्मीर कैसे होती है। सबसे पहले हम 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो है इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो बेसिकली है, इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है दैट इज फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? अच्छा, इसमें कौन फॉरेस्ट एरिया वाली लैंड जो है इसमें कौन कौन सी लैंड फॉलो होती है? हर कोई वो लैंड जिसको लीगली हम फॉरेस्ट बोलते हैं, हर कोई लैंड जिसको हम लीगली फॉरेस्ट बोलते हैं वो फॉरेस्ट एरिया में आएगी, ठीक है। लीगली फॉरेस्ट मतलब जैसे जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ISFR में, ठीक है, कि कैनोपी डेंसिटी ग्रेटर देन 10% होनी चाहिए, अगर आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या आता है इसमें? जो एरिया है बेसिकली वो 1 हेक्टेयर होना चाहिए। ऐसे करके हमने पढ़ा था फॉरेस्ट को लीगली किस चीज को हम फॉरेस्ट बोलते हैं। अच्छा, जो भी लीगली फॉरेस्ट है, जो भी स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो है, जो भी जिसको भी फॉरेस्ट कंसिडर करते हैं वो फॉरेस्ट लैंड में आएगा, ठीक है। इसको मैनेज करता है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट जो है ये स्टेट ओन्ड भी हो सकता है, ये प्राइवेट ओन्ड भी हो सकता है। अच्छा, प्राइवेटली कैसे ओन्ड हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है, जैसे कोई कोल माइनिंग के लिए फॉर एग्जांपल, या किसी और माइनिंग पर्पस के लिए किसी को लीज पे दिया जाता है या किसी को परचेज ही किया, बेच ही दिया जाता है कोई फॉरेस्ट एरिया, तो ये प्राइवेटली ओन्ड भी हो सकते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट एरिया के अंडर कौन सी जो लैंड आएगी वो वुडेड भी हो सकती है, यानी डेंस फॉरेस्ट भी हो सकता है, या वो पोटेंशियल फॉरेस्ट लैंड भी हो सकती है कि अभी फॉरेस्ट नहीं है लेकिन फॉरेस्ट के बीच में एक पैच है फॉर एग्जांपल जिसका पोटेंशियल है कि वो फॉरेस्ट बन सकता है, वो भी फॉरेस्ट एरिया के अंडर आएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप क्रॉप्स रेज करोगे फॉरेस्ट में, वो भी फॉरेस्ट लैंड ही के अंडर है। जैसे फॉर एग्जांपल स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन के थ्रू जो नॉर्थ ईस्ट के नोमैडिक पीपल हैं वो क्रॉप्स रेज करते हैं फॉरेस्ट में। अब वो एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, वो जहां पर वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो लैंड एग्रीकल्चर में नहीं आएगी, बट वो फॉरेस्ट की ही लैंड कंसिडर की जाएगी। इसी तरह कोई ग्रेजिंग लैंड, कोई पॉस्चर हो गया, जो फॉरेस्ट के बीचों बीच कोई घास का मैदान होता है, कोई पॉस्चर होता है, उसको भी हम फॉरेस्ट लैंड में ही कवर करते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो यह है फॉरेस्ट एरिया, ठीक। उसके बाद दूसरी हमारी जो कैटेगरी है 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन में, दैट इज एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज मतलब इसमें सारी लैंड आती है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय बिल्डिंग्स के अंडर जो भी लैंड आएगी, रोड्स रेलवेज के अंडर जो लैंड आएगी। अच्छा, अंडर वाटर बॉडीज जो लैंड आती है जैसे रिवर्स और कैनाल्स के अंडर जो भी लैंड आती है वो सारी की सारी आती है इस कैटेगरी में, नॉन एग्रीकल्चरल यूज की कैटेगरी में, ठीक है। इसका मतलब है इन शॉर्ट वो सारी लैंड जिसको हम यूज में लाते हैं अदर देन एग्रीकल्चर पर्पज के अलावा जो भी हम उस लैंड को यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स रेलवेज बनाने के लिए, रिवर कैनाल्स जो लैंड ऑक्यूपाई किए हुए हैं वो इस कैटेगरी में आएगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज। ये दो कैटेगरीज होगी। 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन में तीसरी कैटेगरी है दैट इज बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड। अच्छा, बैरन लैंड क्या होती है? जो नेचुरली यूजलेस हो फॉर फार्मिंग, लाइक इट इज अ काइंड ऑफ बंजर जमीन। यहां पर आप पिक्चर देख सकते हो,
तो इसकी सॉइल फर्टिलिटी बहुत ही डिग्रेडेड होती है, यहाँ पर आप कोई क्रॉप कल्टिवेट नहीं कर सकते हो, तो इट कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, ठीक है, ड्यू टू इट इज पुअर फर्टिलिटी। अच्छा, सारी लैंड दैट इज कवर्ड बाय माउंटेन्स। अच्छा, माउंटेन्स इसमें क्या क्या आता है बैरन में, जैसे माउंटेन्स ने जो लैंड ऑक्यूपाई की है, डेजर्ट्स ने जो लैंड ऑक्यूपाई की हुई है, दैट इज अ बैरन लैंड, ठीक है, यहाँ पर कल्टिवेशन नहीं हो सकती है। दूसरा इसमें है अनकल्चरेबल लैंड। अनकल्चरेबल लैंड को यू कैन ब्रॉट दैट लैंड अंडर कल्टिवेशन, आप उसको कल्टिवेबल बना सकते हो, कल्चरेबल बना सकते हो, बट एट अ वेरी हाई कॉस्ट, मतलब उसमें इतना कॉस्ट लगता है, दैट इज नॉट वर्थ इट बेसिकली, दैट इज वाई हम इसको एक ही कैटेगरी में रखते हैं, बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड। तो ये जो अनकल्चरेबल लैंड है, ये एक स्मॉल स्वैम्पी पैच हो सकता है, ये एक स्मॉल स्वैम्पी पैच हो सकता है, एक दलदली पैच हो सकता है, एक बड़े फॉर्म है। फॉर एग्जांपल ये बड़ा फॉर्म है, यहाँ पर एक स्मॉल पैच है जो दलदली पैच है, ठीक है, दलदली पैच है। तो इस ये ऐसे भी हो सकता है, और रॉकी एरिया, या फॉर एग्जांपल एक फॉर्म में एक रॉकी एरिया होता है, एक पथरीली ज़मीन होती है एक फॉर्म में, जहाँ पर जो है क्रॉप कल्टिवेशन नहीं हो सकती है, हम यहाँ पर बीज बोते हैं बट यहाँ पर कुछ उगता नहीं है, कुछ ग्रो होता ही नहीं है, तो ये बेसिकली आता है अनकल्चरेबल लैंड में, ठीक है। तो ये माउंटेन एरिया यहाँ पर आप देख सकते हो, इट विल कम ऑल्सो अंडर बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड। तो ये 3 कैटेगरीज होगी, और 4th कैटेगरी जो इस 9-fold क्लासिफिकेशन में आती है, दैट इज परमानेंट पास्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर में सारी ग्रेजिंग लैंड आती हैं, जहां पर हम जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनकी ग्रेजिंग करते हैं, बेसिकली लाइव स्टॉक की ग्रेजिंग करते हैं, जो बड़े बड़े पास्चर्स होते हैं, घास के मैदान होते हैं या ग्रेजिंग लैंड्स होती हैं, वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है, इस वाली लैंड टाइप में। अच्छा, ये परमानेंट पास्चर भी हो सकता है, ये मेडोज भी हो सकते हैं, ठीक है। विलेज कॉमन ग्रेजिंग लैंड जो है वो भी इसमें इंक्लूड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी लेवल पे हम डेडिकेट करते हैं एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को, हम किसी गाँव में डेडिकेट करते हैं, इसको हम ग्रेजिंग के लिए डेडिकेट करते हैं, यहाँ पर जो है लाइव स्टॉक की ग्रेजिंग हो जाएगी, ठीक है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है, इस वाली कैटेगरी में। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, एक तो हमने देख लिया अभी तक हमने देख लिया सबसे पहला कि जो 9-fold क्लासिफिकेशन है उसका पहली कैटेगरी है फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, ये हमने देख लिया फॉरेस्ट एरिया में कौन कौन सी टाइप ऑफ लैंड आती है। हमने एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज देखा है, हमने बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड देखी, हमने परमानेंट पास्चर एंड अदर ग्रेजिंग टाइप, ये 4 कैटेगरीज हमने देख ली। टोटल है हमारे पास 9-fold क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे जो 5th टाइप ऑफ लैंड है, 5th कैटेगरी है इसमें, दैट इज नेट एरिया सोन। नेट एरिया सोन में वो सारा एरिया आता है दैट इज सोन विद क्रॉप्स एंड ऑर्चिड्स, ठीक है, जिस पर हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, दैट इज जो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होता है, दैट इज नेट एरिया सोन। अच्छा, क्रॉप्स भी इसमें आते हैं, ऑर्चिड्स भी इसमें आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए ऑर्चिड्स होते क्या है। ऑर्चिड्स में सारे ऐसे ट्रीज आते हैं, वो ट्री जो पेरिनियल होते हैं, याद रखना, वो ट्रीज जो पेरिनियल होते हैं वो ऑर्चिड्स में आते हैं। पेरिनियल मतलब एक बार आपने ट्री लगाया, वो सालों साल आपको क्रॉप प्रोवाइड करेगा, क्रॉप यील्ड करेगा, उसको हम बोलते हैं ऑर्चिड। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल ट्री आप लगाते हो, सालों साल ये आपको फ्रूट यील्ड करता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप वॉलनट लगाते हो, ठीक है, आप पियर ट्री लगाते हो, ये सारे ट्री जो है ये बेसिकली आपको ये पेरिनियल होते हैं, तो इसको ये ऑर्चिड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये ऑर्चिड की डेफिनेशन आप याद रखना। ऑर्चिड और क्रॉप्स जहां जिस फील्ड में जिस लैंड में आप ग्रो करते हो वो लैंड आती है कहां पर, नेट एरिया सोन में, ठीक है। उसके बाद आप याद रखना जो भी एरिया अगर आप एक एरिया में सो करते हो मोर देन वंस, दैट मीन्स अगर ये एरिया है इसमें आप हार्वेस्टिंग 2 बार करते हो, कल्टिवेशन और हार्वेस्टिंग 2 बार करते हो। फॉर एग्जांपल आप खारिफ क्रॉप इसमें राइस उगाते हो और आप इसमें वीट एज अ राबी क्रॉप जो है वो ग्रो करते हो। बट दो क्रॉप यहाँ पर ग्रो करने से जो है, इसको आपको एक चीज याद रखनी है, एरिया सोन मोर देन वंस इन द सेम ईयर इज काउंटेड ओनली वंस। इसको एक ही, फॉर एग्जांपल अगर ये 1 हेक्टेयर लैंड है, इसको 1 हेक्टेयर ही लैंड कंसिडर किया जाएगा, डजंट मैटर कि आप इसमें साल में कितने क्रॉप्स ग्रो करोगे, मतलब इसको 1 हेक्टेयर ही कंसिडर किया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इट डजंट मैटर कि आप इसमें कितनी बार क्रॉप्स कल्टिवेट या हार्वेस्ट करोगे, इसको खाली 1 हेक्टेयर ही माना जाएगा नेट एरिया सोन में, ठीक है। तो ये होता है हमारी, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, हम इसकी परसेंटेज भी देख लेंगे कितना % है अभी जम्मू कश्मीर में। अभी आप खाली समझो कि नेट एरिया सोन में क्या क्या आता है। अच्छा, हमारी जो 6th कैटेगरी है 9-fold क्लासिफिकेशन में, दैट इज लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स। अच्छा, लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स कैटेगरी में क्या आता है, सारी कल्टिवेबल लैंड विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेट एरिया सोन। वेरी सिंपल, जो नेट एरिया सोन में नहीं आया, जो भी लैंड नेट एरिया सोन में नहीं आई वो इसमें आएगा मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स में, बट इज पुट टू सम एग्रीकल्चरल यूज। मतलब ऐसी लैंड जो नेट एरिया सोन में नहीं आई, मतलब जिसमें क्रॉप्स और ऑर्चिड्स हम ग्रो करते हैं, इसको छोड़कर क्रॉप्स और ऑर्चिड्स जो हम ग्रो करते हैं इसको छोड़कर जो भी जमीन हम किसी और एग्रीकल्चरल
यूज़ के लिए जो है वो किसी और एग्रीकल्चर यूज़ के लिए होती हैं, उसको हम बोलते हैं मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स के अंडर उसको लाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो थैचिंग ग्रासेस होते हैं, रूफ थैचिंग के लिए जो छत बनाने के लिए यूज़ होते हैं ग्रासेस, इन वो लैंड हम इस कैटेगरी में लाते हैं। बैम्बो बुशेस, जिस लैंड पर हम ग्रो करते हैं बैम्बो बुशेस, वो इस कैटेगरी में आएगी। या अदर ग्रूव जो भी फ्यूल के लिए यूज होते हैं। इन शॉर्ट आप याद रखोगे, जो भी लैंड ऑर्चिड्स और क्रॉप्स के अंडर नहीं आएगी, किसी और एग्रीकल्चरल यूज के लिए आएगी, उसको हम लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स की कैटेगरी में लाएंगे। तो ये हमारी 6 कैटेगरीज हो गई। उसके बाद जो है ये आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो थैचिंग ग्रास की, ठीक है, ये बेसिकली रूफ थैचिंग के लिए यूज होती है, एंड दिस इज बैम्बो। उसके बाद जो 7th कैटेगरी है हमारे पास 9-fold क्लासिफिकेशन में, दैट इज कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब एक कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है? इट इज बेसिकली गुड एनफ फॉर कल्टीवेशन, यहाँ पर कल्टीवेशन हो सकती है, बट फॉर सम रीजन हैजंट यूज्ड फॉर फार्मिंग फॉर द लास्ट 5 years और मोर। लेकिन हमने कुछ रीज़न की वजह से इसको खाली छोड़ा है। लास्ट 5 years, पिछले 5 साल या 5 साल से ज़्यादा जो है इसमें कोई फार्मिंग, कोई कल्टीवेशन नहीं हुई है, ठीक है। बट कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल मतलब ये कल्टीवेबल है, ये कल्टीवेबल है, इसमें कल्टीवेशन हो सकती है, ठीक है। बट वेस्टलैंड है, लेकिन अभी इसको यूज़ में नहीं लाया जाता है, दैट मीन्स इट इज वेस्टलैंड। इट इज़ कल्चरेबल बट इट इज़ वेस्टलैंड, सिंपल। इसमें क्या आता है? इसमें आता है एम्प्टी बियर लैंड, जो खाली खाली हमने जो लैंड छोड़ी होती है, फैलो, फैलो मीन जो खाली लैंड हमने छोड़ी होती है, जिसमें फिर खुद ही ग्रो होते हैं श्रब्स, स्मॉल ट्रीज और वीड्स जो है वो इसमें ग्रो होते हैं, ये बेसिकली होती हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। ओके, ये एक बिग एम्प्टी ब्लॉक भी हो सकता है, या एक स्मॉल पीस विद इन द एक्टिव फॉर्म, एक एक्टिव फॉर्म में एक स्मॉल ब्लॉक हो सकता है, या सिंपली एक बड़ा एम्प्टी ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। दिस इज कल्चरेबल वेस्टलैंड। ओके, उसके बाद जो हमारा 8th कैटेगरी जो हमारी है, दैट इज करंट फैलो। फैलो मैंने अभी आपको बोला, फैलो वो लैंड होती है जिसको हम खाली छोड़ते हैं, जिसको हम खाली छोड़ते हैं। खाली हम क्यों छोड़ते हैं? रेस्ट देते हैं, ये आप याद रखना। हम किसी लैंड को रेस्ट देते हैं। रेस्ट क्यों देते हैं? टू रेस्टोर फर्टिलिटी रीगेन और रेस्टोर करने के लिए हम लैंड को रेस्ट देते हैं। अगर हम रेस्ट देंगे 1 year का, याद रखना, अगर हम रेस्ट देंगे 1 year का लैंड को टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी, उसको हम कैटेगराइज करेंगे करंट फैलोज में, याद रखना। अगर हम 1 साल का रेस्ट देंगे, उसको हम कैटेगराइज करेंगे करंट फैलो में। और उसके बाद जो लास्ट क्लासिफिकेशन है, दैट इज फैलो लैंड्स अदर देन करंट फैलोज। करंट फैलो के अलावा जो भी फैलोज हैं, जो भी खाली लैंड है, उसको हम इसमें कैटेगराइज करते हैं। मतलब इसमें सारी लैंड आती है बेसिकली, जिसको हम जो पहले कल्टीवेशन के लिए यूज होती थी, मगर अभी टेम्पोररली आउट ऑफ कल्टीवेशन है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 year एंड नॉट मोर देन 5 years, मीनिंग 1 से 5 साल तक, 1 से 5 साल तक अगर कोई लैंड जो है वो हमने फैलो छोड़ी है, वो हमने खाली छोड़ी है फॉर एनी पर्पज टू रीगेन फर्टिलिटी, तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे किसमें? फैलो लैंड्स अदर देन करंट फैलो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो करंट फैलो है बेसिकली, जो करंट फैलो है, 1 साल तक अगर हम किसी लैंड को फैलो छोड़ देंगे, उसको हम बोलते हैं करंट फैलो। अगर हम 1 से 5 साल तक किसी लैंड को खाली छोड़ देंगे, उसको हम बोल देंगे फैलो अदर देन करंट फैलो, फैलो अदर देन करंट फैलो। और अगर हम 5 साल से ज्यादा किसी को खाली छोड़ेंगे, किसी लैंड को, वो कौन सी लैंड हो जाएगी हमारी? कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो यहां से जो है बेसिकली हमारी 9-fold क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होती है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, थोड़ा अगर रिकैप कर लेते हैं। लैंड यूज क्लासिफिकेशन में हमने एक तो फॉरेस्ट एरिया देखा, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, ठीक है, जहां पर कल्टीवेशन बेसिकली नहीं हो सकती है। परमानेंट पास्चर, ये घास के मैदान होते हैं, ये कैटेगरी होते हैं हमारे पास। नेट एरिया सून, जहां पर हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है, सो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, वो इस कैटेगरी में आएगा। अच्छा, लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, इसको छोड़कर जो भी ट्रीज होते हैं वो इसमें आएंगे। अच्छा, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है, ऐसी लैंड जो कल्चरेबल है, कल्टिवेबल है, लेकिन अभी वेस्ट पड़ी है, ठीक है, अभी उसका कोई यूज नहीं है। करंट फैलो, जो खाली पड़ी है 1 साल से, फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो, जो 1 से 5 साल तक खाली पड़ी है, वो इस कैटेगरी में आएगी। तो ये बेसिकली 9 टाइप्स ऑफ लैंड है, जिसको हम बोलते हैं 9-fold क्लासिफिकेशन, ठीक है, 9-fold क्लासिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद आपको एक चीज इंपॉर्टेंट 9-fold क्लासिफिकेशन में याद रखनी है, वो है इसकी परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज आपको 2 याद रखनी है आपको बेसिकली, चूंकि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्जाम है। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एग्जाम में आप जो है वो JKSSB, ये लेवल 5 या लेवल 6 का पोस्ट है, तो आप वो बच्चों वाले क्वेश्चन उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछ सकता है ये। फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपके सामने रिपोर्ट रखी है 2021-2022 की, ठीक है, 2021-2022 की रिपोर्ट है ये। यही रिपोर्ट मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही, ISFR 2023 इसी रिपोर्ट का यूज करता है। ISFR में जो लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स हैं वो बेसिकली इसी रिपोर्ट के हैं, 2021
2021 2022। अच्छा, ये रिपोर्ट कौन, मैंने आपको बताया था, ये जो रिपोर्ट है ये एनुअली कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अच्छा, लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लैंस जो है वो इस रिपोर्ट का नाम है, ये भी आप याद रखना। अच्छा, ये 2021 का रिपोर्ट है। अब इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, ये 1000 हेक्टेयर्स में दिया है, 1000 हेक्टेयर्स में, ठीक है, ये आप याद रखना। मतलब ये 5462000 हेक्टेयर है, ये आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, हम अभी आप हेक्टेयर को छोड़ो, हम इसको स्क्वायर किलोमीटर में काउंट करेंगे, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर के लिए खाली आपको एक जीरो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ये स्क्वायर किलोमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है इंक्लूडिंग पीओके, जो हमारा टोटल एरिया है दैट इज 54620 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा टोटल एरिया है, क्योंकि आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का एरिया कितना है, 42,242। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर का स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है। और 13,197 ये पीओके का एरिया है। तो टोटल ऑलमोस्ट हमारे पास 54,620 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसमें से जो रिपोर्टेड एरिया है फॉर लैंड यूटिलाइजेशन दैट इज 38430 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये बेसिकली रिपोर्टेड है। रिपोर्टेड मतलब इसकी सर्वे हुई है, ठीक है, इतने की सर्वे हुई है। मतलब देखो, सबसे पहले आप याद रखना, यहां से ऐसे मैं क्लियर करता हूं आपको, 54620 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इतना टोटल एरिया है। इसमें से 13,197 स्क्वायर किलोमीटर ये पीओके का है। इसकी सर्वे तो ये तो रिपोर्ट में नहीं आएगा, बट जो 42,242 स्क्वायर किलोमीटर है जम्मू कश्मीर का एरिया, इसमें से इसमें से आप याद रखना जो 400 स्क्वायर किलोमीटर है वो रिपोर्ट में नहीं आए हैं। खाली इसमें से 38,430 स्क्वायर किलोमीटर इसमें रिपोर्टेड है, ठीक है, जिनको बेसिकली क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, वो इस रिपोर्ट में आए हैं। तो इसमें से आपको देखना है बेसिकली जो फॉरेस्ट है वो इतने हेक्टेयर हैं। आपको याद नहीं रखना है कि वो कितने हेक्टेयर हैं, आपको खाली परसेंटेज याद रखनी है। आपको याद रखना है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट जो है वो 55.65% है, एक तो ये आप याद रखोगे। अच्छा, नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टिवेशन 13.61%। आप बोलोगे सर ये तो कोई कैटेगरी है ही नहीं, ये तो हमने पढ़ी नहीं 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन में। अगर आप देखोगे 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन में ये 9 कैटेगरीज हैं, इसमें से तो ऐसी कोई कैटेगरी है ही नहीं नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। तो ये बेसिकली क्या है, नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टिवेशन, यहां मैंने लिखा है ये, इसमें दो कैटेगरीज को सम अप किया जाता है। एक तो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज और बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, इन दो को सम अप करके जो है एक ही कैटेगरी में डाला गया है, दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टिवेशन, ठीक है। अच्छा, ये कितना है, 13.61%, ये भी आप याद रखोगे, ये दो आप याद रखोगे, ठीक है। परमानेंट पास्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स, ठीक है, ये घास के मैदान है 2.77%, नॉट इंपॉर्टेंट। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, नॉट इंपॉर्टेंट। कल्चरेबल वेस्टलैंड, ये आप याद रखना, ठीक है, 4.01%, ये आप याद रखना। कल्चरेबल वेस्टलैंड, ऐसी वेस्टलैंड जो कल्चरेबल है, जिनका पोटेंशियल है कि वो कल्टिवेबल बन सकते हैं, ये आप याद रखना। कितना है, 4.01% ऑफ टोटल एरिया। फैलो लैंड्स अदर देन करंट फैलोज, ये आप नहीं याद रखना। करंट फैलोज आप याद रखना, दैट इज 2.28%। और नेट एरिया सून सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एरिया आप याद रख लेना। इसका और फॉरेस्ट का याद रखना ही रखना है, दैट इज 19.0%, 19.07% जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है, दैट इज नेट एरिया सून, ठीक है। ये खाली आप परसेंटेज याद रखना इन चार की, ये फॉरेस्ट एरिया, ये नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टिवेशन, और ये कल्चरेबल वेस्टलैंड, और ये हमारा हो गया जो नेट एरिया सून, ये चार आप याद रख लेना, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया 2021 वाला रिपोर्ट जो ISFR ने दिया है। वहां पर आप क्वेश्चन में देख लेना, अगर आपका ISFR का पूछेगा लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स, तो आपको ये डेटा याद रखना है, ठीक है। लेकिन जो लेटेस्ट वाला रिपोर्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है ये 2023-2024 वाला डेटा, जिसको कि जुलाई 2025 में रिलीज किया गया, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कंपैरिजन। जो सबसे पहले फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया वहां पर कितना था, यहां पर है 55.3%, वहां पर था 55.6%। मतलब जो ये फॉरेस्ट एरिया है ये बेसिकली डिक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट एरिया क्या हुआ है, डिक्रीज थोड़ा बहुत हुआ है 0.3%। ये आप याद रख लेना कि 0.3% जो है फॉरेस्ट एरिया जो है वो डिक्रीज हुआ है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज 5.7%, ये भी आप याद रख लेना। अच्छा, वहां पर आपने देखा था ये जो है ये दो बेसिकली इनकी एक कैटेगरी वहां पर बनाई गई थी, एंड दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टिवेशन। कितना था ये, 13.6%। यहां पर कितना है, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे दैट इज 5
एंड 13, दैट इज 13.5%। मतलब ये बेसिकली डिक्रीज हुआ है 13.6 से 0.1% जो है ये डिक्रीज हुआ है। ये आपको याद रखना है ऐसे कंपैरिजन में, ठीक है। परमानेंट पास्चर 2.8%, ये सेम ही रहा है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आई है, नॉट इंपॉर्टेंट। लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, इसमें पूरी चेंज, इसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर कितना है 1.65% और यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज हुआ है 1.7%। ये इंपॉर्टेंट है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड यहाँ पर कितना है 4.1%। अच्छा, यहाँ पर कितना था कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यहाँ पर थी 4.01%, तो यहाँ पर 4.1 मतलब ये इंक्रीज हुई है। ये बेसिकली 0.09% जो है वो इंक्रीज हुई है। अच्छा, फैलो लैंड्स अदर देन फैलोज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट फैलोज 2.5%, यहाँ पर कितना था करंट फैलोज, यहाँ पर था 2.28%, ये बेसिकली डिक्रीज हुई है, ठीक है। 2.8 से 0.3% जो है ये डिक्रीज हुई है, याद रख लेना। नेट एरिया सून 19 अभी हमने पढ़ लिया 19.07%, ये एग्रीकल्चर एरिया के अंडर आता है हमारे जम्मू कश्मीर में। आज कितना है अभी के टाइम पे इस रिपोर्ट में है 19.1%। दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव साइन है कि नेट एरिया सोन जो है बेसिकली इंक्रीज हुआ है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंपैरिजन में आप इन दो रिपोर्ट्स को याद रख लेना। हो सकता है अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे आपसे कि फॉरेस्ट एरिया इतना इंक्रीज हुआ है, इतना इंक्रीज हुआ है, तो आपसे ये क्वेश्चन बन पाए। यही जो क्वेश्चन है ना बेसिकली, यही एक एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट जो है उनका डिफरेंशिएटर ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो मेक श्योर आप ये कंपैरिजन करके जाना। तो आपका जो है ये जो लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है 2024 का और 2021 का, ये आप अच्छे से देख लेना, ठीक। मैं PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पे कंप्लीटली फ्री। तो अभी तक हमने लैंड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया है कवर। अभी तक हमने 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट वेलफेयर की 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन है, जिसको हम यूटिलिटेरियन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन या यूटिलिटेरियन क्लासिफिकेशन, इसको हमने कवर किया है डिटेल्ड तरीके से कि फॉरेस्ट एरिया जो है वो किसको बोलते हैं, फॉरेस्ट एरिया के अंडर कौन सी लैंड आती है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, बैरन लैंड, अनकल्चरेबल लैंड, परमानेंट पास्चर्स, मिसलिनियस ट्रीज, कल्चरेबल वेस्टलैंड, फैलो लैंड्स, करंट फैलोज एंड नेट एरिया सोन, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब जो जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली मैंने आपको बोला था यूटिलिटेरियन जो है, यूटिलिटेरियन क्लासिफिकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की, वो भी ये यूज करता है। इसका मतलब ये हमने नहीं पढ़ना है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सेम क्लासिफिकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी फॉलो करता है। अब इसके अलावा हमें पढ़ना क्या है, जो जम्मू कश्मीर स्टेट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो बेसिकली यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ के लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो मैक्सिमम जो है वो उर्दू में है, ठीक। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए एक और क्लासिफिकेशन यूज़ की जाती है जब हम लैंड को क्लासिफाई करते हैं, तो वो है ये वाली क्लासिफिकेशन। ये 8 कैटेगरीज हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। आबी, दह, बंजर, गैर मुमकिन, शामलात, स्टेट लैंड, फॉरेस्ट, कैशचराई एंड मिल्कियात, ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन हम पहले देख लेते हैं। सो लेट्स मूव टू दिस क्लासिफिकेशन, इसको हम कवर करेंगे पहले 1 बाय 1। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो लैंड यूज क्लासिफिकेशन है जम्मू कश्मीर में बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो क्लासिफाई करता है, ये क्लासिफाई करता है बेस्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये याद रखना आप। ये क्लासिफाई करता है बेस्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996। ये आया था 1939 में, याद रखना ये 1939 में आया था और इसको जो है गवर्नमेंट गैजेट में ये पब्लिश हुआ था 1996 में। तो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996। यही बेसिकली गवर्न करता है, यही रेगुलेट करता है यहाँ की लैंड यूज क्लासिफिकेशन जो होती है वो इसी एक्ट के अंडर होती है, ये आप याद रख लेना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है, सबसे पहले लैंड यूजेज की बेस पे लैंड यूज कैसे होती है, या फॉर एग्जाम्पल अच्छा इसकी लैंड की ओनरशिप क्या है, इसको प्राइवेटली ओन्ड है कि इसको गवर्नमेंट ओन्ड है। इसी तरह रेवेन्यू पोटेंशियल के बेस पे, जैसे लैंड यूज के बेस पे हम जो यहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो क्लासिफाई करता है, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, ये रेजिडेंशियल लैंड है, ये कमर्शियल लैंड है। ओनरशिप के बेस पे ये प्राइवेट लैंड है जिसको हम मिल्कियत बोलते हैं, ये गवर्नमेंट लैंड है या स्टेट लैंड है, दैट इज सरकारी ज़मीन। ये कम्युनल, दैट इज शामलात, दैट इज कम्युनिटी बेस्ड लैंड है, तो ये ओनरशिप की बेस पे। इसी तरह रेवेन्यू पोटेंशियल, ऑन द बेस ऑफ रेवेन्यू पोटेंशियल, हाई रेवेन्यू जनरेट करने वाली लैंड है, मीडियम रेवेन्यू पोटेंशियल है, लो रेवेन्यू पोटेंशियल है, तो रेवेन्यू पोटेंशियल की बेस पे ये क्लासिफिकेशन होती है इन सारे बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन है जम्मू कश्मीर में वो आप याद रखना, एक तो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज, इनको हम बोलते हैं लीगल कैटेगरीज, याद रखना इनको हम बोलते हैं लीगल कैटेगरीज भी। दूसरा यूटिलिटेरियन कैटेगरी जो हमने पढ़ ली अभी 9, उनको हम कहते हैं लैंड यूज कैटेगरीज, क्योंकि वहां पर लैंड को हम कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन यूज। लैंड को हम कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन यूज, वो होगी लैंड यूज कैटेगरीज या यूटिलिटेरियन कैटेगरीज। तो यहां पर हमने पढ़नी है एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज, इसको हम बोलते हैं लीगल कैटेगरीज एज वेल, क्योंकि लीगल पर्पज के लिए यूज होता है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो रहेगी हमारी आबादी दह।
आबादी दह, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं सेटलमेंट लैंड, याद रखना, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं सेटलमेंट लैंड। ये जो आबादी दह होता है, ये विलेज की ऐसी लैंड होती है जहां पर रेजिडेंट्स बसते हैं, दैट इज रेजिडेंशियल लैंड, या इनहैबिटेड एरिया, जहां पे लोग जो है वो रहते हैं, वो बसते हैं, वो इनहैबिटेड होते हैं, इसको हम बोलते हैं आबादी दह, याद रखना, जिसको कश्मीर में बोलते हैं आबाद जमीन। तो ये जो आबाद जमीन है बेसिकली ये आबादी दह होता है, जिसको सेटलमेंट लैंड बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप याद रखोगे 2019 से पहले, दैट मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले, ये आबादी दह वाली जो लैंड है इसको आप सेल नहीं कर पाते, नॉन रेजिडेंट जो थे, नॉन लोकल्स को आप इसको सेल नहीं कर पाते, बट पोस्ट 2019 आप जो है बेसिकली इसको सेल कर सकते हो। अब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो कि आप परमानेंट रेजिडेंट ही होना चाहिए यहाँ का, नहीं, बल्कि आप जो आबादी दह वाली लैंड है, अब इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसको आप सेल कर सकते हो। अच्छा, इस वाली लैंड में जो है, इस वाली लैंड में आप देख सकते हो होम जो घर होते हैं वो बने होते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग्स जैसे धर्मशाला जैसे मॉस्क्स बने होते हैं, ये आबादी दह जमीन हो गया। ठीक, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह जो बंजर है, बंजर को हम बोलते हैं वेस्ट लैंड। ठीक है, जो वेस्ट पड़ी है, जो किसी काम की नहीं है, जो बेसिकली बंजर जमीन है। ठीक है, इसमें ये ऐसी फैलो लैंड होती है जो खाली पड़ी है, या अनकल्टिवेबल लैंड जिसमें कोई कल्टिवेशन नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं बंजर। ठीक है, नॉट यूज फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसको बहुत टाइम के लिए हमने यूज में नहीं लाया होता है, दैट इज बंजर जमीन। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है बंजर कदीम, दूसरा है बंजर जदीद। बंजर कदीम इज ओल्ड फैलो लैंड, ओके, कदीम इज एन उर्दू वर्ड, इट मीन्स ओल्ड। तो ये जो पुरानी जो बंजर जमीनें होती हैं जिसको हमने कल्टिवेट नहीं किया होता है फॉर मोर देन 4 हार्वेस्ट्स। 4 हार्वेस्ट्स मतलब एक साल में मैक्सिमम यहाँ पे 2 हार्वेस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे कश्मीर की मैं बात करूँ तो राइस और वीट पहले कल्टीवेट किया जाता था, आज तो नहीं किया जाता है उतना ज़्यादा। तो यहाँ पर 2 हार्वेस्ट सीजन होते थे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अगर कोई लैंड फैलो है, खाली है, मोर देन 4 हार्वेस्ट, फॉर मोर देन 4 हार्वेस्ट वो खाली है, उसको बोलेंगे बंजर कदीम। और बंजर जदीद वो होती है, वो फैलो लैंड, वो खाली ज़मीन जो 4 हार्वेस्ट से कम जो है वो खाली पड़ी है, उसको बोलेंगे बंजर जदीद। दिस इज बंजर कदीम एंड बंजर जदीद। ओके, तो उसके बाद है एक और टर्म आपका, दैट इज गैर मुमकिन लैंड। गैर मुमकिन लैंड, इट इज एन उर्दू वर्ड। गैर मुमकिन मीन्स इम्पॉसिबल। ओके, इसको क्यों बोलते हैं गैर मुमकिन लैंड? इट इज अनकल्टिवेबल लैंड। इट इज अनकल्टिवेबल लैंड विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर फार्मिंग। इसमें फार्मिंग नहीं हो सकती है, कोई हॉर्टिकल्चर इसमें नहीं हो सकता है, कोई एनिमल हस्बेंड्री वाली एक्टिविटी इसमें नहीं की जा सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं गैर मुमकिन लैंड। गैर मुमकिन मतलब यहाँ पर कल्टिवेशन मुमकिन नहीं है, आप ऐसे याद इसको रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, क्यों? ड्यू टू इट स्ट्रक्चर एंड नेचुरल फॉर्मेशन, जो इसका स्ट्रक्चर होता है इस लैंड का, जो इसकी फॉर्मेशन होती है, इसकी वजह से यहाँ पर आप कुछ कल्टिवेट नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इसमें कौन सी लैंड आती है? इसमें आती है गैर मुमकिन खड़, जैसे वाटर चैनल्स होते हैं। ठीक है, एक जो दरिया, फॉर एग्जाम्पल ये एक वाटर चैनल है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इसके अंडर जो भी लैंड आएगी इसको आप, इस पर आप कुछ तो कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, ये गैर मुमकिन लैंड है। या जो दरिया होते हैं, जैसे रिवर बेड्स, कोई रिवर है, फॉर एग्जांपल रिवर जहलिम है, इसका जो रिवर बेड है रिवर जहलिम का, यहाँ पर आप कुछ कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, ये भी गैर मुमकिन लैंड में आएगा। या कोई नाला जो होते हैं, स्ट्रीम जो होते हैं, इन्होंने जो लैंड ऑक्यूपाई की होती है, दैट कम्स अंडर द गैर मुमकिन लैंड। ओके, इसके बाद दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी जो हमारी आती है इस वाली रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाली क्लासिफिकेशन में, दैट इज शामलात। शामलात जो बेसिकली है, ये कॉमन विलेज लैंड होती है, यानी विलेज जो है होते हैं, विलेज इनहैबिटेंट जो होते हैं, उन्होंने एक कॉमन लैंड को बेसिकली डेडिकेट किया होता है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए। ठीक है, कलेक्टिवली सेट असाइड बाय द लैंड ओनर्स। जो विलेज के लैंड ओनर्स होते हैं, उन्होंने कलेक्टिवली एक लैंड को डेडिकेट किया होता है फॉर कम्युनिटी पर्पज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कश्मीर में अगर आप जो है देखोगे, जो ईदगाह बने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो मैक्सिमम जो है इन्हीं शामलात कम्युनिटी लैंड्स में बने होते हैं, या मॉस्क जो होते हैं, बहुत सारे मॉस्क्स इन्हीं शामलात में बने हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ धर्मशाले, कुछ टेम्पल जो है वो इन्हीं जो शामलात हैं इन्हीं लैंड्स में बनी है। ठीक है, अच्छा, इनको आप ग्रेजिंग, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी लैंड, किसी कम्युनिटी सेटअप किया कोई पीस ऑफ लैंड ग्रेजिंग के लिए, चलो यहाँ पर हम ग्रेजिंग कर, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग करेंगे। ठीक है, या किसी और कम्युनिटी यूज़ के लिए, जैसे मैंने बोला, इनको हम बोलते हैं शामला। ठीक, इनको मैनेज करता है जनरली ग्राम पंचायत। अगर पंचायत राज सिस्टम जो है पूरा कोर तक एस्टैब्लिश हो तो ग्राम पंचायत को बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनको मैनेज करने की, जो या विलेज काउंसिल जो होता है ग्राम पंचायत में, वो इसको मैनेज करेगा। अच्छा, किसके लिए? पब्लिक बेनिफिट्स के लिए यूज करेगा। ठीक, अब इसकी 2 टाइप्स हैं शामलात की। शामलात की 2 टाइप्स हैं, एक है जायज शामलात, एक है नाजायज शामलात। ठीक है, तो जायज शामलात बेसिकली जो है, इसको हम बोलते हैं दफा 5, इसको हम बोलते हैं दफा 5 शामलात। अब ये है क्या? बेसिकली दफा 5 शामलात जो है, ये पंजाब में बेसिकली जब उस टाइम पे महाराजा हरी सिंह थे, तो पंजाब में उस टाइम पे एक एक्ट आया था, उस एक्ट का ये बेसिकली था, उसी एक्ट में दफा 5 था। ठीक है,
दफा 5। तो इसी दफा 5 के थ्रू ही पंजाब के लोगों को जो है वो कुछ लैंड दी गई थी, ठीक है, ऐसे कुछ कम्युनिटी लैंड दी गई थी बाय द गवर्नमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द मिल्कियत, यानी जितनी अकॉर्डिंग टू द मिल्कियत, मतलब यहाँ पर आप देख लो, ये जो दफा 5 शामिलात हैं पंजाब में, इसी दफ़ा को यूज़ करके जो है लोगों को कुछ स्टेट लैंड में से कुछ उनको लैंड दी गई थी जो वो यूज़ कर सकते हैं कम्युनिटी पर्पज़ के लिए, मतलब उसको शामिलात में इंक्लूड किया गया था, ये स्टेट ने दिया था। अच्छा, महाराजा जो यहाँ का था उसने भी यही किया, दफ़ा 5 शामिलात लैंड इसको इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पास्ट स्टेट लैंड थी वो लोकल्स को दी गई अकॉर्डिंग टू द मिल्कियत लैंड, मतलब इन प्रपोर्शन टू मिल्कियत लैंड। जो मिल्कियत लैंड है, जो बेसिकली प्राइवेट लैंड है, उसके हिसाब से ये दी गई थी। जितनी ज़्यादा मिल्कियत थी उस हिसाब से जो उतना ज़्यादा उनको स्टेट लैंड में से कुछ हिस्सा दिया गया था बाय द गवर्नमेंट। इसको हम बोलते हैं जायज़ शामलात। अच्छा, नाजायज़ शामलात क्या होता है? इसको हम बोलते हैं दफ़ा 4 शामलात। मतलब ऐसा शामलात, ऐसा कम्युनिटी लैंड जो है जिसको हमने ऑक्यूपाई, इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल कैश चराई होती है जिसको आप लोकली घास चराई बोलते हो, ठीक है, या स्टेट लैंड होती है। फॉर एग्जांपल कोई लोग होते हैं जो स्टेट लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं इलीगली और उसको बोलते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी लैंड है, ठीक है। अच्छा, कोई घास चराई होती है, उसको हम क्लेम करते हैं कि ये कम्युनिटी लैंड है, वो ऑक्यूपाई किए हुए होते हैं लोग किसी गांव में, तो वो बेसिकली रिकॉर्ड्स में नहीं होता है, रिकॉर्ड्स में वो तो घास चराई है, तो उसको बोलते हैं नाजायज़ शामलात, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो शामलात के 2 टाइप्स हैं, जायज़ और नाजायज़। और गैर मुमकिन लैंड जिस पर हम कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं, आबादी दह जहाँ पर लैंड सेटलमेंट्स होती हैं, बेसिकली रेजिडेंट्स, इनहैबिटेड एरिया होता है ये। और बंजर आपको पता है जहां पर कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। इसके 2 टाइप्स हैं, बंजर कदीम और बंजर जदीद, ठीक है। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है, दैट इज स्टेट लैंड। स्टेट लैंड आपको पता होगा, इसको बोलते हैं सरकारी जमीन। सरकारी जमीन लोकली इसको हम बोलते हैं खालिसा लैंड या गवर्नमेंट लैंड, ठीक है। खालिसा लैंड आप याद रख लेना, स्टेट लैंड को ही बोलते हैं। और ये गवर्नमेंट यूज करता है फॉर पब्लिक पर्पसेस। फॉर एग्जांपल इसको कोई हॉस्टल बनाना है, कोई यूनिवर्सिटी बनानी है, ऐसे करके जो है जो भी पब्लिक पर्पस के लिए यूज करना है वो स्टेट जो है इसको यूज करती है, ठीक है। इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट लैंड को रेगुलेट करता है स्टेट लैंड ग्रांट्स एक्ट 1960। स्टेट गवर्नमेंट कैसे यूज करेगी स्टेट लैंड को, इसके लिए इसको रेगुलेट करता है कौन? लैंड इज ग्रांट एक्ट 1960। इसको हम डिटेल में जो है लास्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, रोशनी एक्ट, ये भी रिलेटेड टू स्टेट लैंड ही है। जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड में जो ओनरशिप बेसिकली थी वो ऑक्यूपेंट्स को दी गई। वो जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स को स्टेट लैंड की जो ओनरशिप है वो पीजेंट्स को दी गई थी इस एक्ट के थ्रू, ताकि जो पावर प्रोजेक्ट्स थे, बेसिकली पावर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए जो है बेसिकली पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसा जमा करना था स्टेट को, उसके लिए जो है ये बेसिकली रोशनी एक्ट लाया गया था। इसको भी हम डिटेल में एंड में कवर करेंगे। अच्छा, इसके बाद आपको पढ़ना है स्टेट लैंड के बाद फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। फॉरेस्ट लैंड जो है इसको मैनेज करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एज यूजुअल जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन में जो लैंड आती है वो इस कैटेगरी में आएगी, ठीक। उसके बाद कैश चराई, जिसको आप बोलते हो घास चराई लोकली, घास चराई इसको बोलते हैं लोकली। कैश चराई बेसिकली इसको क्यों बोलते हैं, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है। ये एक बेसिकली टैक्स, फीस या ड्यू देना पड़ता था जो भी लोग लाइव स्टॉक ग्रेज करते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फील्ड है, यहाँ पर जो भी लाइव स्टॉक ग्रेजिंग करने वाले जो शेफर्ड्स होते थे या जो लोग होते थे, मवेशी होते थे, तो उनको गवर्नमेंट को एक टैक्स देना पड़ता था। वो इन फील्ड्स में ग्रेजिंग करते थे अपनी लाइफ स्टॉक की, उसके अगेंस्ट उनको टैक्स पे करना होता था। या अगर ये प्राइवेट लैंड होती तो फी या ड्यू देना पड़ता था उसको। उस टैक्स का नाम था बेसिकली कैश चराई, तो इसी पर इसका नाम पड़ा फिर इस जमीन को कैश चराई या लोकली फिर घास चराई, ठीक है। बेसिकली लैंड टू बी यूज्ड फॉर ग्रेजिंग पर्पसेस, इसको हम बोलते हैं घास चराई, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में आप याद रखना, दैट इज मिल्कियत लैंड। मिल्कियत जैसे मैंने आपको बोला, इट्स ए प्राइवेट लैंड जो प्राइवेटली ओन्ड होती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, कोई आपके पास जो है पाबंदी नहीं है। इट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो मैंने आपको बोला था यूटिलिटेरियन लैंड यूज क्लासिफिकेशन, ये सेम ही ऐसे ही फॉलो होती है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यूज करते हैं। यही 9 कैटेगरीज जम्मू कश्मीर में भी फॉलो होती हैं, ये हमने पहले ही पढ़ ली है, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट एरिया, नॉन एग्रीकल्चर एटसेट्रा, ये सारी चीजें हमने देख ली, एक एक करके हमने परसेंटेज भी सबकी देख ली, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट आप यहाँ से याद रखना, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इरिगेशन। यहाँ की लैंड जो है इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज आबी लैंड, अदर इज खुश्की लैंड। आबी लैंड मीन्स इरिगेटेड लैंड, जिसका कोई सोर्स ऑफ इरिगेशन हो उसको हम बोलते हैं आबी लैंड। एंड खुश्की लैंड इज जिसका कोई सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, दैट इज नॉन इरिगेटेड लैंड, उसको हम बोलते हैं खुश्की लैंड, ठीक है। आबी और खुश्की लैंड ये आप याद रख लेना।
तो अभी तक हमने डिस्कस क्या किया, थोड़ा रिकैप करते हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन, ये हम कवर कर चुके हैं। अच्छा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो यूटिलिटेरियन है वो सेम है, मतलब ये भी कवर हो गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है यहाँ का जम्मू कश्मीर का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए एक क्लासिफिकेशन करता है जिसमें ये 8 कैटेगरीज आती हैं, ये भी हमने कवर की हैं। आबिद है, बंजर, गैर मुमकिन लैंड जिसमें कल्टिवेशन नहीं हो सकती है, शामलात ये कम्युनिटी लैंड है, सरकारी ज़मीन, फॉरेस्ट एरिया, कैशचराई जहाँ पर ग्रेजिंग होती है, मिल्कियात ये प्राइवेटली ओन्ड लैंड, आबिदा ये लैंड सेटलमेंट के लिए जो लैंड होती है। तो ये कैटेगरीज हमने देख ली, ठीक है। अब हमारे पास बचते हैं कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज या लोकल कैटेगरीज जिनको हम बोलते हैं, ये हम देख लेते हैं। ऑर्चिड, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, बैरन, कंडी, इन कैटेगरीज में भी यहाँ की लैंड को क्लासिफाई किया जाता है लोकली, या इसको हम आप कह सकते हो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले स्पेसिफिक लैंड कैटेगरी जो जम्मू कश्मीर में है, उन मेन क्लासिफिकेशन के अलावा सबसे पहले है ऑर्चिड लैंड। ऑर्चिड लैंड बेसिकली ये एक स्पेसिफिक टाइप है, मैंने आपको ऑर्चिड की डेफिनेशन पहले ही बोली। इट इज डेडिकेटेड टू कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट और नट बेयरिंग ट्रीज। ऑर्चिड में क्या आता है, ऑर्चिड में फ्रूट या नट बेयरिंग ट्रीज आते हैं, ऐसे फ्रूट या नट बेयरिंग ट्रीज जो पेरिनियल होते हैं, ठीक है। एक बार आपने पेड़ लगाया, फिर सालों साल जो है वो आपको फ्रूट बियर करेंगे, वो आपको जो है क्रॉप यील्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल ट्री है, ठीक है, वॉलनट ट्री है, इसी तरह जैसे आपका पियर ट्री हो गया, जैसे प्लम ट्रीज आपके हो गए, तो ये सारे के सारे ऑर्चिड में आएंगे क्योंकि ये पेरिनियल है। अगर कोई भी ट्री पेरिनियल है और वो फ्रूट्स बियर करता है, फ्रूट्स या नट्स बियर करता है, दैट मीन्स उसको आप बोलोगे ऑर्चिड, ठीक है। हॉर्टिकल्चर और ऑर्चिड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर और ऑर्चिड। आई होप आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ऑर्चिड हम किसको बोलते हैं, ठीक। अच्छा, हॉर्टिकल्चर लैंड में कौन सी लैंड आती है, लैंड स्पेसिफिकली फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, जिसमें आप फ्रूट्स ग्रो करते हो, जिसमें आप वेजिटेबल्स कल्टिवेट करते हो, फ्लावर्स कल्टिवेट करते हो, ऑर्नामेंटल प्लांट्स कल्टिवेट करते हो, मेडिसिनल हर्ब्स कल्टिवेट करते हो। इसी तरह जो फॉरेस्ट लैंड है हमारी, फॉरेस्ट लैंड वही है जो लीगली फॉरेस्ट है, ठीक है, इसको मैनेज करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ISFR 2023 जो है, इसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट कवर है जम्मू कश्मीर में, दैट इज 39.07%। यहां पर मेरा आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपका ये रहेगा, अगर आपने लेक्चर गौर से सुना होगा तो आपको मैंने बताया कि ये जो 39.07% ये है टोटल फॉरेस्ट कवर जम्मू कश्मीर में अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। जो ISFR कौन रिलीज करते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग 39.07% है यहाँ का फॉरेस्ट कवर। बट हमने वहां पर देख लिया, जो फॉरेस्ट कवर हमने पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स, दैट इज 55.6%। अच्छा, अगर आपको लेक्चर समझ में आया थोड़ा सा भी, आपको पता होगा यहाँ पर 39.07% है, यहाँ पर 55.6% है। अच्छा, डिफरेंस कहां पर, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफरेंस कहां पर क्रिएट हुआ, डिफरेंस कहां पर क्रिएट हुआ ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। अगर आपको थोड़ा सा भी टॉपिक समझ में आया होगा, आप कमेंट में इसका आंसर करना मुझे कि 39.0% यहाँ पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पर लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स बोल रही है 55.6%। तो ये डिफरेंस कहाँ से आया, जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो ड्राई बैरन लैंड, तो अगर आप इस चीज़ का आंसर करोगे ना, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, स्ट्रांग नहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब आप कुछ ना कुछ करोगे ज़िंदगी में। अच्छा, ड्राई बैरन लैंड, ड्राई बैरन लैंड वो होती है जो बेसिकली जिसकी ड्राइनेस स्पार्स कवर यानी वेजिटेशन कवर जो है बहुत ही स्पार्स होता है, वो रॉकी जो है पथरीली ज़मीन या सैंडी सॉइल जो है वो हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो है ये इसको अनसूटेबल बनाती हैं फॉर कल्टिवेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ड्राई या बैरन लैंड, जहाँ पर ड्राइनेस, वेजिटेशन कवर वेरी थिन, रॉकी या सैंडी सॉइल हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लद्दाख की ज़मीन है, ठीक है, दैट इज़ बैरन लैंड, वहाँ पर कुछ कल्टिवेशन हो नहीं सकती है मेजरली, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू क्रॉप्स। इस तरह जो जम्मू कश्मीर के अपर माउंटेन जोन्स हैं वो भी ड्राई बैरन लैंड में ही आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और कैटेगरी है, दैट इज कंडी लैंड। कंडी लैंड क्या होती है, ये रेन फेड होती है, यहाँ पर मतलब बारिश होती है, बट फिर भी ये ड्राउट प्रून होती है, रेन फेड एंड ड्राउट प्रून। ड्राउट प्रून क्यों होती है, क्योंकि बेसिकली पुअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अच्छा, ये ड्राउट प्रून क्यों होती है, ये शिवालिक्स के फुट हिल्स में, शिवालिक्स के फुट हिल्स में जो एरिया पड़ता है इसको हम बोलते हैं कंडी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंडी। यहाँ पर वाटर रिटेन नहीं होता है, जब यहाँ से बारिश गिरती है तो वाटर यहाँ पर रिटेन नहीं होता है, ठीक है, तो दैट इज़ वाई ये ड्राउट प्रून होता है। तो इसमें पुअर एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली जब वाटर रिटेन होगा ही नहीं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो पुअर होगा ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी।
जम्मू कश्मीर में आप याद रखना, एक तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट और कठवा डिस्ट्रिक्ट में कंडी लैंड पाई जाती है इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स। उसके बाद इरीगेटेड लैंड, जिसको हम नहरी लैंड भी बोलते हैं, दैट इज यहाँ पर जो आर्टिफिशियल जो वाटर सोर्सेज होते हैं, जैसे कनाल्स हो गए, कनाल जो है कनाल इरीगेशन के थ्रू वाटर सप्लाई को इंश्योर किया जाता है क्रॉप्स के लिए ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, इसको हम बोलते हैं इरीगेटेड लैंड या नहरी लैंड। नहरी लैंड मीन्स जिसको हम, ठीक है, जो कैनाल्स होते हैं बेसिकली, इनको हम लोकली बोलते हैं नहरीज, ठीक है, नहरीज। तो जब हम किसी लैंड को इरिगेट करते हैं थ्रू दीज कनाल्स, थ्रू दीज नहरीज, तो उसको हम बोलते हैं उस लैंड को इरिगेटेड लैंड या नहरी लैंड, ठीक। इसी तरह हमारे पास टर्म है वेटलैंड, आप सबको पता होगा, ऐसी लैंड जो पीरियोडिकली या परमानेंटली कवर हो बाय द वाटर, उसको हम बोलते हैं वेटलैंड। जैसे यहाँ पर होकरसर वेटलैंड, शालबुग, सुरिनसर मानसर वेटलैंड, हाईगांव वेटलैंड, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, बारानी वेटलैंड एक इंटरेस्टिंग टर्म है, ऐसी लैंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल, ठीक है। अच्छा, ये ऐसी लैंड है जहां पर आप कल्टीवेशन तभी कर सकते हो जब यहां पर रेनफॉल होगा, इसको बोलते हैं बारानी वेटलैंड। बारानी मीन्स आई डोंट नो ये जो है ये करेक्ट है कि नहीं है, बट बारानी मुझे लगता है इसको इसलिए बोलते हैं जो बेसिकली बारान, बारान हम बोलते हैं कश्मीरी में, आई डोंट नो वेदर इट इज ए कश्मीरी टर्म, ये हम बोलते हैं किसको, रेन को, कि इसकी कल्टीवेशन रेन पे डिपेंड है, ठीक है, रहमती बारान पे डिपेंड है, तो दैट इज वाई इसको बोलते हैं बारानी लैंड। जम्मू में आप देख सकते हो जो अपर बरानी है वो बारानी लैंड में ही आता है, ठीक। तो ये बेसिकली होते हैं, ये बेसिकली आपके पास थे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज, जैसे ऑर्चिड्स, हॉर्टिकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, ड्राई बैरन लैंड, कंडी लैंड, इरिगेटेड लैंड, वेट लैंड, बारानी लैंड, और उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास आता है दैट इज करेवास। फ्लूटाइल एंड लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स होते हैं। फ्लूटाइल मतलब इसका रिवर ऑरिजिन होता है, ठीक है, कैसे होता है, मैं सॉइल्स ऑफ जम्मू कश्मीर में डिटेल्ड तरीके से पढ़ा चुका हूँ। लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स मीन्स इसका लेक ऑरिजिन होता है, ठीक है, तीसरा लेक आपने सुना होगा। अच्छा, ये करेवा जो है ये कश्मीर के अलावा किश्तवाड़, भद्रवाह में पाए जाते हैं। ये सूटेबल होते हैं फॉर द सैफरॉन क्रॉप। दो टाइप्स के करेवाज होते हैं कश्मीर में, याद रखना, एक तो होते हैं स्लोपिंग करेवाज, ठीक है। स्लोपिंग करेवाज को फुट हिल्स करेवाज भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो पीर पंचाल है, पीर पंचाल के फुट हिल्स पे पाए जाते हैं, ठीक है, पेरीफेरी ऑफ द वैली, यानी जो वैली है बेसिकली, अगर ये वैली है बाउल शेप्ड वैली, जो ये यहाँ पर जो है यहाँ पर सारे पीर पंचाल है हमारे, ठीक है, ये जनस्कार हो गया, यहाँ पर पीर पंचाल, ठीक है। अच्छा, जो ये फुट हिल्स है, जो ये पीर पंचाल के फुट हिल्स है, यहाँ पर जो करेवाज देखने को मिलते हैं स्लोपिंग करेवाज, उन्हीं को बोलते हैं। जैसे ये स्लोप्ड होते हैं बेसिकली, ठीक है, ये यहाँ पर कोई फ्लैट सरफेस नहीं होती, स्लोप्ड होते हैं, स्लोपिंग करेवाज। इनका कंपोजिशन होता है, इनमें क्ले, सैंड और स्लिट देखने को मिलती है। अच्छा, दूसरा है टेबल लैंड करेवाज, जिनको हम फ्लैट टॉपर्ड करेवाज भी बोलते हैं। ये मिडल ऑफ द वैली, जो वैली के मिडल में जो भी करेवाज, यहाँ पर वैली के मिडल में जो भी करेवाज आपको देखने को मिलेंगे, पामपुर करेवा, कुलगाम करेवा, पुलवामा करेवाज, ये सारे के सारे जो है टेबल लैंड करेवाज हैं, ठीक। अच्छा, इनकी हाइट जो है दैट इज 60 मीटर फ्रॉम द वेथ लोलैंड, जो जहलिम लोलैंड है उससे इनकी हाइट है 60 मीटर। त्राल करेवाज जो है, पामपुर करेवाज, कुलगाम करेवाज, ये सारे टेबल लैंड करेवाज में होते हैं। ये फ्लैट टॉपर्ड होते हैं, ठीक है, ये ऊपर जो है फ्लैट टॉपर्ड होते हैं, ठीक, वो स्लोपिंग होते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी कंपोजिशन सेम है, क्ले, सैंड और सिलिट और कैल्शियम कार्बोनेट सेडिमेंट्स इनमें पाए जाते हैं, दैट इज CaCO3। अच्छा, ये बेसिकली हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। एक और चीज़ है यहाँ पर, अब हम इंपॉर्टेंट एक्ट्स हमें थोड़े बहुत पढ़ने हैं, बट मेन जो आपका चैप्टर था वो खत्म हुआ है। एक तो हमने 9 फोल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ी, ठीक है, हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की यूटिलिटेरियन क्लासिफिकेशन जो सेम थी 9 फोल्ड वाली, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन जो ये 8 है ये हमने देख लिए। अच्छा, स्पेसिफिक या लोकल क्लासिफिकेशन जो है ये 5-8 जो हमने देख लिए, ऑर्चिड, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, बैरन, कंडी, नहरी, वेटलैंड, बारानी और करेवाज, ये सारी कैटेगरीज हमने देख ली है। तो बेसिकली ये है हमारा लैंड यूज क्लासिफिकेशन जम्मू कश्मीर का। पूरा जो लैंड जो यहाँ की क्लासिफाई होती है वो इन कैटेगरीज में होती है। इसके अलावा आप याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लैंड यूज क्लासिफिकेशन के रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है आपको जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो मिसल हकीकत है, या इसको हम बोलते हैं मिसल हैकवत या मिसल हकीकत, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ठीक है। इसमें स्टोर होते हैं ओनरशिप राइट्स कि बेसिकली ये जो लैंड है, ये लैंड जो है ये कौन ओन करता है, इसके ओनरशिप राइट जो है किसको ट्रांसफर हुए, वो सारी चीज़ें जो है इसी में रिकॉर्ड होती हैं। ऑफिशियल लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है जिसको कि लैंड सेटलमेंट प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किया जाता है। बेसिकली जो यहाँ का रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है उसको मिसल हकीकत ही बोलते हैं। अच्छा, दूसरा है जमाबंदी। जमाबंदी मतलब जब हम लैंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते हैं, ठीक है, हर 4 साल बाद हम
यहाँ के लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं। हर 4 साल बाद ये जम्मू कश्मीर में होता है, तो फिर हम उसको बोलते हैं, जो अपडेटेड वो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं जमाबंदी। ठीक, इसी तरह गिरदावारी, गिरदावारी बेसिकली एक हार्वेस्ट इंस्पेक्शन रजिस्टर होती है। लैंड और क्रॉप की डिटेल इसमें लिखी होती हैं। ये बेसिकली पटवारी जो है, याद रखना, ये पटवारी के पास होती है और ये 2 बार क्रिएट की जाती है साल में। ठीक है, क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं हमारी। फॉर एग्जांपल खारिफ क्रॉप है। ठीक है, खारिफ क्रॉप में जो भी खारिफ क्रॉप के अंडर जो भी लैंड आएगी, जो भी उसमें कौन सा क्रॉप उसमें कल्टीवेट किया जाएगा, उस सब की डिटेल जो है वो जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा इस गिरदावारी में। ठीक है, इसके लिए एक सर्वे किया करता है पटवारी साल में 2 बार, एक तो खारिफ क्रॉप सीजन में, दूसरा राबी सीजन में। वो 2 बार इंस्पेक्शन करता है और उसके पास एक इंस्पेक्शन रजिस्टर होती है जहां पर वो रजिस्टर करता है कि कौन सा क्रॉप इस फील्ड पर कल्टीवेट किया गया है, और ये जो है उस लैंड के बारे में वो डिटेल्स दिखता है, उसको बोलते हैं हम गिरदावारी। इसी तरह खसरा नंबर, खसरा नंबर आप याद रख लेना, एक जब हम सर्वे करते हैं, ठीक है, या जमाबंदी जब होती है ना, लैंड सेटलमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पर बेसिकली हर एक लैंड को असाइन किया जाता है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक यूनिक आईडी असाइन की जाती है हर एक लैंड पार्सल को। जब सर्वे होती है, लैंड सर्वे होती है, उसको हम बोलते हैं खसरा नंबर। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है फॉर ईच लैंड पार्सल। ठीक है, इसी तरह चक चकोटा। ठीक है, चक चकोटा एक टर्म है बेसिकली, ये आप याद रख लेना। जब बहुत सारे ओनर्स होते हैं, एक लैंड पार्सल, ये मान लो एक लैंड पार्सल है, इसके बहुत सारे ओनर्स हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे ओनर्स हैं, बट अभी ये इन ओनर्स में लैंड जो है डिवाइड नहीं हुई है, अभी लैंड डिवाइड नहीं हुई है, बल्कि ये सारे के सारे ये जो लैंड पार्सल हैं इसके ओनर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, अभी लैंड डिवाइड नहीं हुए, उसको हम बोलते हैं चकोटा। ठीक है, तो ये जो लैंड पार्सल, डिमार्केटेड लैंड पार्सल है, इसके लिए रेवेन्यू टर्म यूज की जाती है। इसी तरह गोरादह, गोरादह आपने सुना होगा, लैंड यूज्ड एज अ गैदरिंग पॉइंट फॉर कैटल। जैसे पुराने ज़माने में जो शेफर्ड्स होते थे मोस्टली, वो लाइव स्टॉक ग्रेजिंग करने के बाद जब वो वापस आते थे गांव में, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो लाइव स्टॉक को या शीप्स को जमा करते थे। वो इस पॉइंट पर जमा करते थे, यहाँ से फिर पूरे गांव के लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ठीक है, यहाँ से फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हुआ करता था जहाँ से वो शीप्स और लाइव स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट होते थे पूरे गाँव के लोगों में। तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर जहाँ पर वो गैदरिंग होती थी उन शीप्स की, उन लाइव स्टॉक की, उसको हम बोलते हैं गोरादह। ये पॉइंट आप याद रख लेना। ठीक, इसी तरह आपकी ज़मीन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ज़मीन आपकी निगरानी पोर्टल, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी पोर्टल जो है, ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया। यहाँ पर जो भी लैंड रिकॉर्ड है बेसिकली उसको ऑनलाइन किया गया है और उसके लिए एक पोर्टल सेटअप किया गया, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी पोर्टल। इट इज़ एन ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम जम्मू कश्मीर का। वेबसाइट इसकी ये है landrecords.jk.gov.in। यहाँ पर खसरा नंबर और अदर डिटेल्स देके आप अपना लैंड की जो डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हो यहाँ से। ठीक, अब इंपॉर्टेंट लास्ट चीज पर हम आ गए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट लैंड एक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इंपॉर्टेंट लैंड एक्ट्स जो जम्मू कश्मीर में हैं अभी तक आए हैं, सबसे पहला था बिग लैंड एस्टेट एबॉलिशन एक्ट 1950। ये बिग लैंड एस्टेट एबॉलिशन एक्ट क्या था बेसिकली? सबसे पहली चीज आप याद रखोगे, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आने के बाद ये जो एक्ट है ये पूरी तरह से एबॉलिश हो गया। ठीक है, अच्छा, इस एक्ट का पर्पस क्या था? लैंड लॉर्डिज्म को एबॉलिश करना, बेसिकली ट्रांसफर करना लैंड टू टिलर। जो पीजेंट्स हैं, जो लैंड को बेसिकली जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनको लैंड ट्रांसफर करना, उनको ओनरशिप ट्रांसफर करना। ठीक है, इन ये जो लैंड लॉर्ड्स ने ओन किया हुआ था कोई पर्टिकुलर लैंड जो थी, ये बाहर के लैंड लॉर्ड्स ने ऑक्यूपाई की हुई थी। ठीक है, तो जो उसमें जो टिलर्स थे, जो टिलरिंग करते थे, जो पीजेंट्स थे, उनको इस एक्ट के थ्रू ओनरशिप दी गई है। ये आप याद रखना, चूंकि ये एक लैंडमार्क पॉइंट था इसलिए इसको मैग्ना कार्टा पीजेंट राइट्स भी बोला गया। ठीक है, दूसरी चीज, हाईएस्ट लिमिट जो था बेसिकली, एक पीजेंट कितना मैक्सिमम इस एक्ट के थ्रू लैंड एक्वायर कर सकता था, लैंड की ओनरशिप हासिल कर सकता था, दैट इज 22.75 एकड़, 182 कैनाल्स। ओके, ये आप याद रखना। बिग लैंड एस्टेट एबॉलिशन एक्ट, लैंड लॉर्डिज्म को एबॉलिश करके लैंड को ट्रांसफर किया गया फ्रॉम लैंड लॉर्ड्स टू पीजेंट्स। इसी तरह दूसरा हमारे पास आया लैंड ग्रांट्स एक्ट 1960। एक बार मैं बता चुका हूं कि जो स्टेट लैंड है उसको रेगुलेट किया जाता है इसी एक्ट के थ्रू, लैंड ग्रांट्स एक्ट 1960। बेसिकली जो भी गवर्नमेंट ओन्ड लैंड है इसको हम एलोकेट कैसे करें, यानी इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें रेजिडेंशियल पर्पज के लिए या कमर्शियल पर्पज के लिए, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है लैंड ग्रांट्स एक्ट 1960। इसी तरह हमारे पास है एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स एक्ट 1976।
ये था एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, इसमें अबॉलिश हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पीस ऑफ लैंड थी जम्मू कश्मीर में और किसी लैंडलॉर्ड ने इसको ऑक्यूपाई किया था, किसी लैंडलॉर्ड ने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ था और खुद ये लैंडलॉर्ड भाई साहब जो है वो दिल्ली में रहता था खुद। ठीक है, खुद ये मेट्रो सिटीज़ में जाके रहते थे। अब यहाँ पर तो कोई ओनर था ही नहीं, इन्होंने ऐसे ही इनको ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो इनकी इस लैंडलॉर्डिज्म को अबॉलिश करने के लिए फिर एक्ट आया, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स एक्ट 1976। इसने लैंड ओनरशिप को ट्रांसफर किया टू टेलर्स, टू पीजेंट्स बेसिकली। तो ये भी कब हुआ? 1976 में, याद रखना आप। इसमें जो मैक्सिमम एक पीजेंट को लैंड दिया जाता था वो था 12.5 एकड़, दैट इज 100 कनाल्स ऑफ लैंड की ओनरशिप इनको दी जा सकती थी इस एक्ट के थ्रू। इसके अलावा आप याद रखना जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड्स एक्ट 2001, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स। इसी की मैं बात करता था, इसको हम अनऑफिशियली बोलते हैं रोशनी एक्ट। क्यों? क्योंकि इस एक्ट को लाया गया था बेसिकली जो यहाँ की जो जमीन है, ठीक है, इसका ऑफिशियल गोल क्या था? टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द पावर प्रोजेक्ट्स। पावर प्रोजेक्ट्स के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का इसका ओन था। ठीक है, इसको इसने टारगेट किया था कि 25,000 करोड़ जनरेट करेगा इस एक्ट के थ्रू, 25,000 करोड़ जनरेट होगा और ये 20 लाख कनाल्स ऑफ लैंड जो है वो ट्रांसफर करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो भी लैंड ऑक्यूपाई, जो भी स्टेट लैंड ऑक्यूपाई की हुई थी, यहाँ के ऑक्यूपेंट्स ने इलीगली ऑक्यूपाई की हुई थी। ठीक है, इलीगली ऑक्यूपाई की हुई थी। अब स्टेट को लगा कि ये एक अच्छा तरीका है यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने का। पावर प्रोजेक्ट्स के लिए उस टाइम पे जो है वो फंड्स नहीं थे गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई, रोशनी एक्ट ला के, ये इसका अनऑफिशियल नेम है बेसिकली। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम हर एक ऑक्यूपेंट को कुछ फी चार्ज करेंगे, कुछ ड्यूज चार्ज करेंगे, जिसके अगेंस्ट जो है हम उसको इस स्टेट लैंड की ओनरशिप देंगे। ठीक है, स्टेट लैंड की ओनरशिप देंगे। तो ये जो फी कलेक्ट होगा इसके थ्रू फंड रेज होगा जो हम पावर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करेंगे। ठीक, ये बेसिकली था रोशनी एक्ट। तो 25,000 करोड़ जो है वो जनरेट करने का टारगेट था और उसके लिए इनको ट्रांसफर करने थे 20 लाख कनाल्स। ठीक, फिर इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई और गवर्नमेंट ने इसको रिपील किया 2018 में। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया फिर 2020 का ऑर्डर, जिसमें कि उन्होंने ऑर्डर दिया कि सारी लैंड जो है वो जो इन ऑक्यूपेंट्स को दी गई है उनको ऑर्डर दिया गया है कि वो आप ट्रांसफर करो बैक टू द स्टेट। जो रोशनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको मिली है जमीन, तो वो आप वापस करो ट्रांसफर बैक टू द स्टेट। ये था बेसिकली रोशनी एक्ट। इसके बाद जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 आया। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैंने आपको बोला था क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड जो यहाँ पर होती है, जो हमने क्लासिफिकेशन यहाँ की पढ़ी ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, वो इसी एक्ट के थ्रू होती है। ठीक है, यही एक्ट वो रेगुलेट करता है जो यहाँ की क्लासिफिकेशन होती है लैंड की। इसके अलावा जो लैंड रिकॉर्ड्स यहाँ पर मेंटेन होते हैं उनको, इस चीज़ को कैसे लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, लैंड रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होगा, ये सब चीज़ को रेगुलेट करता है जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996। इसमें रिसेंटली 2020 में, याद रखना 2020 में परहैप्स इसमें एक अमेंडमेंट आई, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, कि यहाँ के जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चर के साथ इन्वॉल्व लोग हैं, वही अब परचेज कर सकते हैं यहाँ की एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, यहाँ की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो नॉन लोकल्स परचेज नहीं कर सकते हैं, नॉन लोकल्स परचेज नहीं कर सकते हैं। ये एक अमेंडमेंट आई इसमें। अच्छा, लेकिन जो भी नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, याद रखना जो भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है उसके लिए कोई डोमिसाइल की नीड नहीं है। मतलब नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कोई भी परचेज कर सकता है, नॉन लोकल हो या लोकल हो, उसके लिए डोमिसाइल की नीड नहीं है। बट एग्रीकल्चरल लैंड के लिए आपको यहाँ का लोकल होना पड़ेगा। यू शुड बी एन एग्रीकल्चरिस्ट। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। दैट वाज इट फॉर द लेक्चर। तो मैंने कोशिश की है सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन लैंड यूज क्लासिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के लिए, मैंने कोशिश किया है कि सारी इन्फॉर्मेशन को आपके लिए एक ही लेक्चर में समअप करूँ। क्योंकि मोस्टली जब मैं स्टूडेंट था तो प्रॉब्लम यही होती थी मेरे लिए कि जो भी कोई लेक्चर में कवर करता था तो वो लेक्चर का सारा डेटा है एक कंपाइल्ड तरीके से एक ही जगह डेटा नहीं मिलता था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की है। तो आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि सारी इन्फॉर्मेशन, कोई भी लेक्चर जो मैं अपलोड करूंगा, आई एम ट्राइंग कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक, जो मैं 5-6 दिन भी अगर मुझे इस टॉपिक में लगते हैं रिसर्च में, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिले, आपको उसके लिए दूसरा लेक्चर है वो देखना ना पड़े। पूरा आपके नोट्स, आपके क्विज, आपके जो बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन सारा एक ही जगह आपको प्रोवाइड करूँ उस लेक्चर का। ठीक, सो थैंक यू। आई होप यू विल अप्रिशिएट माय एफर्ट्स बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।